बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने छुट्टियां एंजॉय की होगी। हो सकता है कोई स्टूडेंट्स ने छुट्टियां इसलिए एंजॉय नहीं की हो कि आफ्टर द हॉलीडेज एंड आफ्टर ईद दे हैड देयर मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम की वजह से हो सकता है कि आप लोगों ने उस तरह इंजॉय नहीं किया हो जिस तरह करना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर साइड इस दफ़ा जो ईद थी वो मोस्टली हमने ईद घर पे ही गुजारी है बिकॉज ऑफ द करंट पैंडमिक सिचुएशन। ओके, सो आप लोगों का मिड टर्म एग्ज़ाम भी हो चुका है एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विथ योर मिड टर्म रिज़ल्ट। ठीक है, ओपन बुक पेपर था बट दैट वाज आउटस्टैंडिंग एंड आलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने जो हैं वो अच्छे मार्क्स भी लिए हैं क्योंकि उन्होंने जो पेपर था वो आउटस्टैंडिंग किया था। ओके, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर बैक विद आवर क्लासेस और हम स्टार्ट लेंगे विद वीक नंबर 9 क्योंकि जो 8 वीक्स तक का कोर्स था वो हमने मिड टर्म से पहले कवर कर लिया था। So it's time to come back to the course and let us start with the transport layer. मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले वीक नंबर 8 में हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट लेयर की। जनरली इन जनरल एस्पेक्ट्स व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर and what are the different protocols available at the transport layer and why some of the traditional protocols are not feasible for the mobile ad hoc network. So I hope it would be better to give you an overview of what we have studied before mid term examination in week number 8 क्योंकि आज का जो लेक्चर है that is actually advancement of the previous lecture. So मैं quickly जो है वो एक overview दूंगा कि जो कुछ हमने वीक नंबर 8 में पढ़ा था। ओके, अगर आप लोगों को याद हो तो वीक नंबर 8 में आई गिव an introduction about the transport layer of the TCP/IP protocol suite. मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर इसकी जो लोकेशन है दैट इज़ बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द नेटवर्क लेयर। सो व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली इट मीन्स कि जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है इंडिपेंडेंट ऑफ द नेटवर्क जहाँ पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर की सर्विसेज को यूटिलाइज़ करेगा और ये ख़ुद अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू द एंड यूज़र्स, टू द एप्लीकेशन लेयर। इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ द प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। दैट जो दो प्रोसेसेस हैं वो दो डिफरेंट सिस्टम्स पे रन कर रहे होंगे, या आप कह सकते हैं कि दो एप्लीकेशंस लेयर रनिंग two applications layer, two different processes running at two different applications layer at two different systems, and they want to communicate with one another, so they will obviously require the services of the transport layer. सेंडिंग साइड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है एक्चुअली इट कन्वर्ट्स द एप्लीकेशन लेयर मैसेजेस टू द ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट। ठीक है, बाज़ों का इस तरह होता है कि एप्लीकेशन लेयर का जो मैसेज है वो ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट से बड़ा होता है। तो उस केस में आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली ब्रेक द एप्लीकेशन मैसेज इनटू स्मॉलर चंक्स और उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन जिनको हम ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर्स कहते हैं वो अटैच कर लेते हैं और फिर उस सेगमेंट को हम नेटवर्क लेयर के हवाले कर देते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ये इन बिटवीन है, बिटवीन द एप्लीकेशन एंड नेटवर्क लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर से डेटा लेगा, सेगमेंट में उसको जो है वो कन्वर्ट करेगा या एम्बेड करेगा या कन्वर्ट करेगा और उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर वो अटैच करेगा और फिर उस सेगमेंट को नेटवर्क लेयर के हवाले करेगा फॉर ट्रांसमिशन। रिसीविंग साइड पे द प्रोसेस इज़ द सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो पैकेट रिसीव करेगा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, ठीक है, और फिर उस नेटवर्क लेयर सेगमेंट
से जो है वो एप्लीकेशन लेयर का डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, हेडर्स को रिमूव करेगा एंड देन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन या प्रोसेस के हवाले करेगा वो डेटा जो कि इसको मिलेगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉर्मली टीसीपी पे हमारे पास जो वेल नोन प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं दे आर टीसीपी एंड यूडीपी। एक रिलायबल है, एक अनरिलायबल है, एक में कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होता है बिफोर सेंडिंग द डेटा, दूसरे में जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता। फिर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के अलावा मैंने बात की थी अबाउट एड्रेसेस कि हमारे पास इस लेयर पे वी आर डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। सो वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड द पोर्ट नंबर्स। जिस तरह हर एक सिस्टम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, सो वी नीड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी प्रोसेस रनिंग ऑन द सेम सिस्टम। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो एड्रेसेस या जो नंबर स्कीम हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं पोर्ट नंबर्स। और फिर पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस की कम्बिनेशन को हम सॉकेट एड्रेस कहते हैं। और अगर आपने नेटवर्क प्रोग्रामिंग की है so you will be familiar with the concept of the socket addresses. Similarly, another service provided by the transport layer is encapsulation and decapsulation. Encapsulation is at the sender side के जो transport layer है वो actually application layer से data लेता है और उसके साथ transport layer header को aid करता है and this process is called encapsulation. While at the receiver side header को हम ड्रॉप करते हैं at the transport layer और फिर मैसेज को हम डिलीवर करते हैं to the application layer and that process is called decapsulation. इसके अलावा मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की सर्विस है जो कि ये प्रोवाइड करता है। मल्टीप्लेक्सिंग मीन के आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं और एक आपके पास जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, यानी एट द सेंडर साइड यू हैव मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल और डिफरेंट प्रोसेसेस अवेलेबल एंड यू हैव वन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर दैट। सो मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ रहा है टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग एंड एट द रिसीवर साइड ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इनकमिंग पैकेट्स को डिफरेंट एप्लीकेशंस या प्रोसेसेस के हवाले करें। सो दैट ऑन द रिसीवर साइड वी हैव एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसके अलावा कुछ और सर्विसेज भी हैं, फॉर एग्जांपल फ़्लो कंट्रोल। इफ़ यू रिमेंबर कि बाज़ औक़ात सेंडर की स्पीड रिसीवर से ज़्यादा होती है या सेंडर की जो कैपेसिटी होती है मैसेज सेंडिंग की वो रिसीवर साइड से ज़्यादा होती है। इन अदर वर्ड, इन सिंपल वर्ड, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन रेट्स को बैलेंस करना, दैट इज़ कॉल्ड द फ़्लो कंट्रोल। तो अगर प्रोडक्शन फास्टर है, ठीक है, तो जो आपके पास रिसीवर है वो ओवर व्हील होगा, कुछ पैकेट्स जो हैं वो डिस्कार्ड होंगे। सो सच सिचुएशन को हैंडल करना, फ़्लो को कंट्रोल करना, दैट इज़ आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर और अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। और इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉर्मली ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम बफर्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और बफर को फिर हम सेवरल तरीक़ों से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अनदर सर्विस इज़ एरर कंट्रोल। आपको पता है कि जो अंडरलाइंग नेटवर्क लेयर है वो हमारे पास अनरिलायबल है। सो अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, कि आपको पता हो कि आपके जो रिसीविंग साइड पे पैकेट्स हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हैं, उसमें कोई बिट्स करप्ट नहीं हो रहा, डुप्लिकेट पैकेट्स अगर हैं तो किस तरह सेंडर को पता चलेगा, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को किस तरह सेंडर आइडेंटिफाई करेगा, बिट्स एरर को किस तरह सेंडर आइडेंटिफाई करेगा, ऑल दीज मैकेनिज्म आर पॉसिबल टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। और उसके लिए हम सीक्वेंस नंबर को यूज़ करते हैं और एक्नॉलेजमेंट्स को यूज़ करते हैं। एंड फाइनली वी सी कि किस तरह कंजेशन को कंट्रोल किया जाता है, विच इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक throughout the lifetime of the network. You see people are discussing this topic in every type of network के किस तरह load on the network को manage किया जाए,
या किस तरह नेटवर्क की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, या जो कैपेसिटी अवेलेबल है उसको अच्छी तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए. सो वी कैन यूज़ डिफरेंट मैकेनिज्म एंड टेक्निक्स फॉर कंजेशन कंट्रोल. ओके, इसके अलावा हमने कंजेशन कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस किया था. कंजेशन विंडो के कॉन्सेप्ट पे मैंने बात की थी, किस तरह हम कंजेशन को डिटेक्ट करते हैं. एंड देन वी सा सम पॉलिसीज़ दैट वर रिलेटेड विद द कंजेशन के स्लो स्टार्ट मैकेनिज़्म किसे कहते हैं, या कंजेशन अवॉइडेंस किसे कहते हैं, या इसी तरह फास्ट रिकवरी क्या होती है, पॉलिसीज़ हमारे पास ट्रांजिशन की कौन कौन सी हैं, और कुछ TCP के वर्जन्स हमने देखे थे. ओके, सो दिस वाज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट वी हैव स्टडीड इन द वीक नंबर 8. Okay, now moving toward today's lecture. Today's lecture is about MANET transport layer. यानी ट्रांसपोर्ट लेयर को जनरली हमने देख लिया. Now it's time to study ट्रांसपोर्ट लेयर फॉर द मोबाइल एड हॉक नेटवर्क. सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इश्यूज़ की, एंड दीज इश्यूज़ आर actually they need to be addressed while designing solution or designing protocol for mobile ad hoc network. क्योंकि मोबाइल एड हॉक नेटवर्क हमारे पास डिफरेंट है फ्रॉम ट्रेडिशनल वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क. सो वी नीड टू कंसिडर special or specific issues while designing any solution for the transport layer because of the unique characteristics of the mobile ad hoc network. So first जो challenge है या issue है that need to be considered while designing a solution for mobile ad hoc network transport layer is the induced traffic. Okay, इंड्यूस के मीनिंग को अगर आप देखें, सो देट इज़ लाइक किसी को माइल करना या किसी को तरगीब देना आप कह सकते हैं. लेकिन जो इंड्यूस का वर्ड है इसको हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं. इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी इसको यूज़ किया जाता है. इसके अलावा एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में आपने अक्सर सुना होगा इंडक्शन का प्रोसेस. ठीक है, इंडक्शन वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं. And in traffic engineering, induced is a terminology जो कि हम किसी particular condition, एक particular condition है that is indirectly caused by another condition, उसको हम induced कहते हैं. For example, आप कह सकते हैं कि in the case of traffic volumes, कोई हाईवे है, वहाँ पे नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हाईवेज़ हैं उनको ज़्यादा जो है वो बड़े बनाए जाएं, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लेन हाईवे, 5 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवेज़, ताकि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को एकोमोडेट कर सके ऑन द हाईवेज़, ताकि हम कंजेशन को एवॉइड कर सके. ठीक है, so there is the concept of induced traffic that we use in traffic engineering. लेकिन on the other side अगर आप देखें तो एक और terminology है जिसको हम कहते हैं induced demand, and that is actually related with the to bridge the gap between the two things. कि एक तरफ तो आपके पास ये है कि आप कहते हैं कि अगर हम हाईवेज़ को ज़्यादा खुला बनाएंगे तो हम ज़्यादा ट्रैफिक को एकमोडेट कर सकते हैं, कंजेशन को अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन ऑन द अदर साइड आप देखते हैं कि जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होती है, मोर गुड्स आपके कंज्यूम होते हैं. किस तरह? हर बंदा जो है वो हाईवेज़ को यूज़ करने के लिए कोशिश करेगा. यानी हर बंदा ये सोचता है कि चूँकि हाईवे पे रश कम होता है, हाईवेज़ बड़ी हैं, उस पे नंबर ऑफ़ लेन ज़्यादा है, सो द ट्रैफिक इज़ एक्चुअली डाइवर्टिंग टूवर्ड द हाईवेज़. तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ पे हमारी सोच ये है कि हम बड़े हाईवे इसलिए बना रहे हैं ताकि हम कंजेशन को कम कर सकें, लेकिन दूसरी साइड पे लोग हाईवे को इसलिए यूज़ कर रहे हैं
कि वो हाईवेज हमारे पास बड़े हैं तो एक्चुअली ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे कंजेशन अकर होगी, और फिर वो कंजेशन जो अकर होगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द करंट सिचुएशंस, वो फिर नॉर्मल कंजेशन से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। सो द सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं इनसाइड मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। अनलाइक वाइड नेटवर्क, जो आपके पास मोबाइल एडहॉक नेटवर्क हैं, दे एक्चुअली यूजेस मल्टी हॉप कम्युनिकेशन। और मल्टी हॉप कम्युनिकेशन का आपको पता होगा कि सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जब आप कोई पैकेट सेंड करते हैं तो इन बिटवीन आपके पास इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं, या आपका पैकेट इंटरमीडिएट नोड से होते हुए वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो वायर्ड नेटवर्क हैं उसमें ये मल्टी हॉप का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब इस मल्टी हॉप के कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द मल्टी हॉप सिनारियो किसी लिंक लेवल की जो ट्रांसमिशन है वो इफ़ेक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ द नेबरहुड नोड्स, और वो नेबरहुड नोड्स आपके सेंडर के भी हो सकते हैं और रिसीवर के भी हो सकते हैं, ठीक है। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, ए, बी एंड सी। ए से सी पे आपने कोई पैकेट सेंड करना है और दरमियान में नोड बी है। अब नोड बी अगर रिलेइंग नोड का काम कर रहा है, आपके पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है टुवर्ड सी, तो जो ए और बी का लिंक है और जो बी और सी का लिंक है, इसमें कोई भी एक लिंक, फॉर एग्जांपल किसी एक लिंक की बैंडविड्थ कम है, सो इट विल इफ़ेक्ट द होल ट्रांसमिशन, ठीक है। अगर वो लिंक ए से बी पे है तब भी ट्रांसमिशन इफ़ेक्ट होगी, और अगर बी से सी पे है तब भी वो ट्रांसमिशन इफ़ेक्ट होगी बिकॉज ऑफ द बैंडविड्थ लिमिटेशंस, बिकॉज आवर फाइनल डेस्टिनेशन इज़ नॉट सी। So, whenever a path between a source and destination have multiple links, more than one links, transmission at any particular link affect either the upstream or downstream, जिस तरह मैंने बताया। तो आप कह सकते हैं कि the traffic at any link or any path due to the traffic through neighboring links or intermediate links or paths, इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास इंड्यूस्ड ट्रैफिक है, ठीक है। यानी एक साइड पे तो हम ये कहते हैं कि जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो हमारी हेल्प कर रही है हमारी ट्रांसमिशन रेंज को बढ़ाने में। सी हमारे डायरेक्टली ट्रांसमिशन रेंज में नहीं है, लेकिन बाय यूजिंग मल्टी हॉप कम्युनिकेशन वी कैन स्टिल ट्रांसमिट आवर मैसेज। वाइल ऑन द अदर साइड, इस मल्टी हॉप ट्रांसमिशन में अगर कोई भी नेबरहुड का लिंक या पाथ वो हमारे पास अगर बोटल नेक है, सो इट विल इफेक्ट द ओवरऑल कैपेसिटी और परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क, एंड सच कंडीशन इज़ रिफर टू एज इंड्यूस्ड ट्रैफिक। और ये सिनारियो हमारे पास बहुत ही कॉमन है बिकॉज हम वायरलेस नेटवर्क में मोस्टली जो टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ द ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट में आपको पता है कि जो मैसेज आप सेंड करते हैं इट इज़ रिसीव्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द वन हॉप नेबर्स, ओके। या अगर कोई आप लोकेशन डिपेंडेंट या जोग्राफिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन या जोग्राफिकल रूटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मल्टीपल नोड्स विल कंटेंट फॉर एक्सेसिंग द चैनल। वहाँ पे कंपटीशन होती है कि कौन सबसे पहले जो है, चूँकि चैनल आपके पास एक है, मीडियम आपके पास एक है, लेकिन मल्टीपल यूज़र उसको साइमल्टेनियसली एक्सेस करने जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली देयर इज़ गोइंग टू बी अ कंटेंशन फॉर एक्सेसिंग द चैनल एंड द इश्यूज आर हैंडल एट द मेक लेयर। सो ब्रॉडकास्ट नेचर की वजह से भी इंड्यूस ट्रैफिक के मसले हो सकते हैं। सो ओवरऑल इफ़ेक्ट इसका क्या होगा कि द थ्रूपुट अचीव्ड by the transport layer protocol is affected because of this induced traffic. Similarly, we have another concept जिसको हम कहते हैं induced throughput unfairness. एंड अनफेयरनेस आपको पता है कि जब आप किसी एक बंदे को फेवर करते हैं और किसी दूसरे को नहीं करते, किसी एक को आप एक तरह ट्रीट करते हैं, दूसरे को आप दूसरी तरह ट्रीट करते हैं, सो दैट इज़ अनफेयर,
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक में खड़े हैं, अपना बिल पे कर रहे हैं, आप लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और कोई बंदा आता है और वो डायरेक्टली उस बंदे को, जो काउंटर पे कैशियर बैठा है, उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है और उसे कहता है कि मेरा बिल इन सब से जो लाइन में खड़े हैं, इन सब से जो है, इन सब से पहले मेरा बिल जो है वो पे करो। तो देयर इज़ अनफेयरनेस, अनफेयर। ठीक है। इसी तरह आप लोग एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं, सो आप पे केस बनता है यूएफएम का, दैट इज़ आल्सो अनफेयर। सेम सिनारियोज कैन हैपन स्पेशली इन द वायरलेस नेटवर्क। ठीक है। तो थ्रूपुट अनफेयरनेस भी पॉसिबल है एट द ट्रांसपोर्ट लेयर इन मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, एंड दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द थ्रूपुट या डिले भी आप इसको कह सकते हैं, अनफेयरनेस विच एग्जिस्ट एट द लोअर लेयर, नॉट एट द ट्रांसपोर्ट लेयर. For example, we have the network layer below the transport layer, and we have the data link layer or MAC layer below the transport layer. तो वहाँ पे अगर थ्रूपुट में कोई गड़बड़ है, सो इट विल ऑब्वियसली इफेक्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रैफिक एज वेल. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल एडहॉक नेटवर्क इज़ एक्चुअली मैक लेयर पे जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो DCF की टेक्निक है. DCF आपको पता होगा, इट स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, और दैट इज़ एक्चुअली द बैकबोन ऑफ IEEE 802.11 बेस्ड नेटवर्क, जिसमें आपका वाईफाई भी है, वायरलेस लैन जिसको आप कहते हैं, and that is actually the fundamental medium access technique for such type of network, which is called the distributed coordinated function or DCF in short. So इस टेक्निक की वजह से we can experience throughput unfairness at the transport layer as well. ठीक है. और जो DCF है, it itself apply CSMA CA collision avoidance की टेक्निक है. और इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टेशन है या कोई नोड है एंड इट विश टू ट्रांसमिट अ पैकेट, तो पैकेट ट्रांसमिट करने से पहले इट हैव टू सेंस द मीडियम, सो इट लिसन फॉर द चैनल स्टेटस फॉर एन इंटरवल, और उस इंटरवल को हम कहते हैं DIFS इंटरवल. अगर इस इंटरवल के दौरान चैनल वॉज फाउंड बिजी, तो स्टेशन अपनी ट्रांसमिशन को डिफ़र करेगा, अपने मैसेज को सेंड नहीं करेगा. ठीक है. सो DCF जो मैकेनिज़्म यूज़ करता है वो बैक ऑफ एल्गोरिथम है, बैक ऑफ टेक्निक है, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम को वो यूज़ करता है. एनीवे, इट इज़ डिटेल अबाउट द मैक लेयर, फॉरगेट अबाउट इट. Let us focus on the transport layer. Induced throughput unfairness occur at the transport layer because of the unfairness at the MAC layer. MAC layer जिस टेक्निक को यूज़ करता है DCF, वो itself यूज़ करता है CSMA CA की टेक्निक को, and it uses DIFS interval for sensing the medium and transmission. तो वहाँ पे डिले पॉसिबल है, जिसकी वजह से थ्रूपुट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट लेयर पे इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ेगा. सो जब भी आप लोग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डिज़ाइन करेंगे फॉर द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, यू हैव टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स. आप कोशिश करेंगे कि आप फेयरनेस को प्रोवाइड कर सके बाय यूजिंग सम टेक्निक. ओके. बिकॉज आपके पास मल्टीपल स्टेशन है अगेन, एंड they use contention technique for accessing the medium, so there must be fairness among them. सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए कि वो चैनल को सेंस भी कर सके, वो बैकअप भी ले सके, वो जब चैनल अवेलेबल हो तो वो इक्वल राइट्स के साथ ट्रांसमिट भी कर सकें, वगैरह वगैरह. सो दीज इश्यूज़ नीड टू बी एड्रेस, और इसको एड्रेस करने के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड द डिटेल्स ऑफ द अंडरलाइंग data link layer, specifically MAC layer, MAC sub layer. Okay, another issue that we need to consider while designing solutions for transport layer, there is the separation of congestion control, reliability and flow control. At the start of this lecture, I talked about the services that are provided by the transport layer. उन सर्विसेज में से एक सर्विस है कंजेशन कंट्रोल, एक है फ्लो कंट्रोल, एंड द अदर आर रिलायबिलिटी कंसर्न ऑफ एरर कंट्रोल भी आप इसको कह सकते हैं, वगैरह वगैरह.
ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर इन ट्रेडिशनल नेटवर्क्स, ठीक है। लेकिन मोबाइल एड हॉक नेटवर्क के लिए अगर आप कोई सोल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हैं, सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर कैन प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस अगर आपके पास एंड टू एंड रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल के जो मैकेनिज़्म हैं उसको अगर आप सेपरेटली हैंडल कर सकें। इट विल ऑब्वियसली इंक्रीज द परफॉर्मेंस of your solution of the transport layer protocols, ठीक है। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स के ट्रेडिशनल नेटवर्क्स में कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी, all these services are provided by the transport layer, ठीक है। so for better performance in mobile ad hoc network you have to handle them separately। आप हो सकता है कि इन responsibilities को through इंटर लेयर कम्युनिकेशन जो है वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप एक लेयर के हवाले कर ले, कुछ दूसरे लेयर, कुछ तीसरे लेयर के, ठीक है। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो रिलायबिलिटी है और फ्लो कंट्रोल का जो मैकेनिज़्म है, दे आर एंड टू एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। फ्लो कंट्रोल ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर दोनों आपस में बाय यूजिंग सीक्वेंस नंबर वो एक्सचेंज कर लेते हैं कि रिसीवर नॉर्मली सेंडर को बता देता है, हे दिस इज़ माय कैपेसिटी, ओके, आपने अपनी स्पीड को इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आप स्पीड को इस लिमिट से, इस थ्रेशहोल्ड से बढ़ाएंगे, आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल द कम्युनिकेशन, आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल द मैसेजेस, और एंड रिजल्ट क्या होगा? पैकेट्स विल बी लॉस। सो दैट इज़ एन एंड टू एंड एक्टिविटी। सिमिलरली रिलायबिलिटी इज़ एन एंड टू एंड एक्टिविटी। लेकिन जो कंजेशन है, it is actually a local activity, so it need more attention, ठीक है। रिलायबिलिटी और फ्लो कंट्रोल को आप एंड टू एंड पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो कंजेशन है इट एक्चुअली रिक्वायर मोर अटेंशन एंड इट रिक्वायर अटेंशन एट अ लोकल लेवल, ओके। क्यों अगर आप इस पे सोचें कि वाई कंजेशन इज़ अ लोकल एक्टिविटी, बिकॉज जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, जिस तरह भी हमने बात की, जो अगर जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं जो कि आपके मैसेज को रिले कर रहे हैं, उनमें से अगर किसी एक लिंक की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, सो इट विल इफ़ेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। बाकी सारे नोड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक नोड की जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम है, तो वहाँ पे लोड बढ़ेगा, कंजेशन बढ़ेगी, और उसका एंड इफेक्ट पूरे नेटवर्क पे पड़ेगा। So in MANET the performance of the transport layer may be improved अगर आप इन reliability, congestion control और flow control को separately handle कर सकें। लेकिन on the other hand आपको पता होगा कि अगर आप इन चीज़ों को separately handle करेंगे, so you will need more control messages, ठीक है, और more control messages communicate भी होंगे, तो इसका मतलब है कि आपका overhead बढ़ेगा। सो यू हैव टू कीप अ बैलेंस, कि आपको सेपरेशन भी चाहिए और ओवरहेड को आपने कम से कम रखना होगा। अनदर इशू दैट वी नीड टू कंसिडर इज़ पावर एंड बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट। बैंडविड्थ पे तो हमने बात कर भी ली, लेट अस टॉक अबाउट द पावर। आपको पता होगा कि हमारे पास मोबाइल एड हॉक नेटवर्क की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से कुछ टाइप्स हैं जो कि स्पेसिफिकली दे रिलाई ऑन बैटरीज, और उन बैटरीज़ को इन सम सिनारियो और इन मोस्ट ऑफ द सिनारियो आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते। तो अगर नोड की बैटरी ख़त्म हो जाए, वो नोड को आप क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। सो बैटरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क। फॉर एग्जांपल WSN है, अंडरग्राउंड नेटवर्क्स हैं, अंडर वाटर नेटवर्क्स हैं, या मिश नेटवर्क्स हैं, सम टाइप ऑफ मिश नेटवर्क्स, और फॉर एग्जांपल इन सम केसेस रोबोटिक्स के कोई नेटवर्क्स हैं, या ड्रोन्स वगैरह, इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स वगैरह, वहाँ पे पावर सप्लाई इज़ एन इशू। और पावर को हम सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते, या नोड्स को ज़िंदा रखने के लिए यूज़ नहीं करते। जो पावर यूनिट है वो आपको चाहिए टू ड्राइव ऑल द कंपोनेंट्स इन द सिस्टम,
इससे आप कम्युनिकेशन के लिए भी आप इसी को यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर लोकेशंस आपको चाहिए, जीपीएस कोई मॉड्यूल आपने इंस्टॉल किया है, अटैच किया है विद द नोट, तो उस जीपीएस को चलाने के लिए, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए भी आपको बैटरी चाहिए। ठीक है, इसी तरह स्टोरेज के लिए भी चाहिए, इसी तरह कम्युनिकेशन के लिए भी चाहिए, लिसनिंग के लिए, सेंडिंग के लिए, सेंसिंग के लिए, ऑल दीज पर्पसेस दे डिपेंड ऑन द पावर। सो पावर कंजम्पशन को आपने कम से कम रखना होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई मैसेज सेंड करते हैं और वो मैसेज रिसीवर को नहीं मिलता, सो यू हैव टू रीट्रांसमिट इट। रीट्रांसमिशन मीन कि आप दोबारा एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर कंजेशन है तो आपको नोड्स बता रहे हैं, कंट्रोल मैसेजेस कम्युनिकेट हो रहे हैं बिटवीन द इंटरमीडिएट नोड एंड द सोर्स एंड द डेस्टिनेशंस, सो कम्युनिकेशन हो रही है। आप जो है वो अपने ट्रांसमीटर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप क्या कर रहे हैं, पावर को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपका प्रोटोकॉल है उसमें जो कंट्रोल मैसेजेस होंगी, कम्युनिकेशन होगी, फॉर एग्जांपल कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, मैसेज को सेंड करने के लिए, नेबरहुड को सेंस करने के लिए, कंजेशन को डिटेक्ट करने के लिए, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर WSN है या अदर टाइप्स ऑफ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क है जो कि बैटरी पावर्ड हैं, पावर पे बैटरी पे रिले कर रहे हैं फॉर देयर ऑपरेशन, उस केस में जो आपका सोल्यूशन है इट मस्ट यूटिलाइज द पावर एफिशिएंटली, कम से कम पावर को यूटिलाइज करे वो। सो दिस issues also needs to be addressed while designing a solution for mobile ad hoc network. Okay, another thing is misinterpretation of congestion. Okay, let me ask you a question. कंजेशन को किस तरह हम डिटेक्ट करते हैं ट्रेडिशनली? टीसीपी में आप लोगों ने देखा होगा कि टीसीपी यूजेस अ मैकेनिज्म फॉर डिटेक्शन ऑफ कंजेशन. व्हाट इज़ दैट मैकेनिज्म? हाउ यू कैन डिटेक्ट और हाउ द नेटवर्क और हाउ अ नोड कैन डिटेक्ट कि अभी नेटवर्क में कंजेशन है इन ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल्स, टीसीपी, यूडीपी, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स. डू यू रिमेंबर? वेल वी यूज़ डिफरेंट मेकेनिज़म्स. आपको याद होगा हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस नंबर को. जब सेंडर किसी मैसेज को सेंड करता है, इट स्टार्ट अ टाइमर. अगर विद इन द टाइमर चल रहा है और उस टाइमर के एक्सपायर होने से पहले रिस्पांस मिल जाए, एक्नॉलेजमेंट आ जाए, ओके, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो सेंडर सपोज करता है कि अभी जो है वो नेटवर्क में कंजेशन है, तो वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है और पैकेट को दोबारा जो है वो रिट्रांसमिट करता है. ठीक है, सो कंजेशन को हैंडल करने के लिए नॉर्मली हम सीक्वेंस नंबर यूज़ करते हैं, टाइमर्स यूज़ करते हैं, रिट्रांसमिशन मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस, कंट्रोल मैसेजेस को हम यूज़ करते हैं. ओके, और कंजेशन जब होती है तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पैकेट वो लॉस कर जाते हैं. ओके, लेकिन मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में पैकेट लॉस इज़ नॉट ओनली a result of congestion. There are other reasons as well. For example, other reasons क्या हैं जो कि पैकेट लॉस करने का वजह बन सकती है? कंजेशन की वजह से पैकेट लॉस हो रहे हैं, ओके, बट दैट इज़ अ मिसइंटरप्रिटेशन कि सिर्फ कंजेशन ही आपके पैकेट को लॉस कर रहे हैं. There are other reasons as well in mobile ad hoc network, and those are, for example, interference from other devices that are operating at the same frequencies. उससे interference possible है, multipath fading है, reflection है, refraction है, scattering है, दरमियान में obstacles आ सकती हैं, जो आप ट्रांसमिशन पावर यूज़ कर रहे हैं, कोई बिट एरर रेट वगैरह हैं, उनकी वजह से पैकेट लॉस हो सकता है. सो प्लेंटी ऑफ रीजंस आर देयर. सो आपने कंजेशन को मिस इंटरप्रेट नहीं करना वाइल यू आर डिज़ाइनिंग अ सोल्यूशन फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क. क्या आप हर दफ़ा कंजेशन को ही ब्लेम कर रहे हैं पैकेट लॉस के लिए? नो,
You have to keep in mind other reasons which lead to packet loss in the network. Okay, let us move to another reason. Let us move to another point that you have to keep in mind while designing a solution for the transport layer, and that is completely decoupled transport layer. What does it mean? Normally transport layer interact करता है with the application layer and with the layer below it. वाइड नेटवर्क में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अपर लेयर को, सर्विसेज यूज़ करेगा लोअर लेयर की. ठीक है, वाइड नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है कि जो हर एक लेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास पहले से प्रीडिफाइंड हैं. है दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग, logical addressing. This layer is responsible for accessing the channel. This layer is responsible for process to process communication. This layer is responsible for the actual transmission of the bits over the medium. So हम क्या करते हैं, हम responsibilities को divide करते हैं, separate करते हैं among the layers. मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में नॉर्मली जो सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं उसको हम देते हैं क्रॉस लेयर, उसको हम कहते हैं क्रॉस लेयर प्रोटोकॉल डिज़ाइन. कि कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए द लेयर मस्ट इंटरेक्ट विद वन अनदर, और इन अदर वर्ड्स जो ट्रांसपोर्ट लेयर हैं इट विल इंटरेक्ट विद द लोअर लेयर्स, फॉर एग्जांपल द नेटवर्क लेयर, फॉर एग्जांपल द मैक लेयर एंड सो ऑन. और अगर कोई चेंज इन्होंने अडॉप्ट करनी है ड्यू टू चेंज इन द नेटवर्क इन्वायरमेंट or the environment where the solution has been deployed, so it must be accommodated by all the layers. ठीक है, so आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप क्रॉस लेयर इंटरेक्शन को अपने प्रोटोकॉल में एकोमोडेट कर सकें. ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेयर्स आपस में कोऑर्डिनेट करें, कम्युनिकेट करें कि किस तरह हाउ वी हैव टू बिहेव इन सच सिचुएशंस. So that is called a completely decoupled transport layer जो कि हम यूज़ करते हैं in the wired network, और cross layer interaction जो कि हम normally यूज़ करते हैं in mobile ad hoc network. This point is very simple. Dynamic topology. फर्स्ट लेक्चर से हम इस पे बात करते आ रहे हैं कि जो हमारे पास मोबाइल एड हॉक नेटवर्क है उनकी जो टोपोलॉजी है वो डायनेमिक है. क्यों डायनेमिक है? बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द नोड्स. बिकॉज इस मोबिलिटी की वजह से जो नेटवर्क की टोपोलॉजी है वो रेंडमली चेंज होती रहती है. ओके, सो इस मोबिलिटी की वजह से, इस चेंज इन टोपोलॉजी की वजह से frequent breaks in the connections, in the paths, in the links, that is possible. इसके अलावा नेटवर्क्स में पार्टीशंस आती हैं और आफ्टर सम टाइम नेटवर्क्स जो हैं वो रीमर्ज होते हैं. सो ऑल दीज फैक्टर लीड टू डिले. एक्चुअली इसका एंड इफेक्ट थ्रूपुट पे पड़ता है कि नेटवर्क में पार्टीशन आ रहे हैं, कनेक्शंस ब्रेक हो रहे हैं, फिर रीमर्जिंग हो रही हैं, पाथ री इस्टेब्लिश हो रहे हैं. सो डिले इज़ पॉसिबल एंड थ्रूपुट पे इफ़ेक्ट इसका पड़ सकता है. सो आपने सोचना होगा कि जो आपका सोल्यूशन है वो इस किस्म की टोपोलॉजी में इम्प्लीमेंट होने के लिए क्या वो रेडी है, क्या वो इस इशू को एड्रेस कर रहा है कि नहीं. ठीक है, सो नॉर्मली हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं एक्चुअली दे आर इफेक्टेड by these topological changes, by this dynamic changing environment, by these rapidly changing network topologies का जो इफ़ेक्ट है वो आपके normally transport layer solutions पे होता है. Okay, another factor that we need to address while designing solution is asymmetric link behavior. Asymmetric is opposite of symmetric. यानी लिंक के बिहेवियर एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं. ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि ए बी सी की में जो मैंने एग्जांपल दी, ए बी के दरमियान जो लिंक है उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी और बी सी के दरमियान जो लिंक है उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट हो सकती हैं. सो आप कह सकते हैं कि मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में जो लिंक्स हम यूज़ कर रहे हैं मल्टी हॉप कम्युनिकेशन में, दे आर नॉट द सेम. उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से.
सो द रेडियो चैनल यूज्ड इन एड हॉक नेटवर्क हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा लोकेशन पे भी डिपेंडेंट है। एक लोकेशन में लिंक्स एक तरह के होंगे, दूसरे लोकेशन में दूसरे तरह के होंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हो सकता है लिंक्स का बिहेवियर सेम हो, लेकिन इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की वजह से एक लोकेशन के नोड्स के लिंक्स एक तरह बिहेव कर रहे हैं, दूसरे के दूसरी तरह बिहेव कर रहे हैं। इसके अलावा डायरेक्शनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप यूनिडायरेक्शनल यूज़ कर रहे हैं, आप बाई डायरेक्शनल लिंक्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू एसिमेट्रिक लिंक्स बिहेवियर इन द नेटवर्क। अच्छा, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का आपको पता होगा। यूनी मीन सेम डायरेक्शन, बाई मीन इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, अ सिंपल एग्जांपल ऑफ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन इज़ के फॉर एग्जांपल आप ट्विटर पे किसी को फॉलो कर रहे हैं, सो दैट ट्रैफिक इज़ यूनिडायरेक्शनल। आप सिर्फ उसके ट्वीट्स आपको मिल रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल। वाइल फेसबुक पे अगर दो फ्रेंड्स हैं, सो दे आर लाइक बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो जो यूनिडायरेक्शनल है नॉर्मली इट आल्सो लीड्स टू एसिमेट्रिक कनेक्शन। ठीक है, किस तरह एसिमेट्रिक? आप किसी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो आपको फॉलो नहीं कर रहा, सो दैट इज एसिमेट्रिक। पीपल फॉलो यू बट यू डू नॉट फॉलो देम बैक, दैट इज आल्सो एसिमेट्री। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ओके, जो बाई डायरेक्शनल हैं या टू वे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी के फ्रेंड हैं और वो भी आपका फ्रेंड है ऑन द फेसबुक, so you are more likely to have a balanced connection. Okay, your friend and he or she is also your friend, so there is like a symmetry. तो जो यूनिडायरेक्शनल है उसमें हमारे पास एसिमेट्री के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं, लेकिन सम टाइम इट इज़ आल्सो पॉसिबल फॉर अ बाई डायरेक्शनल लिंक टू बिकम यूनिडायरेक्शनल फॉर अ वाइल। ओके, जो बाई डायरेक्शनल लिंक है आप इस पर सोच सकते हैं फेसबुक के सिनारियो में कि किस तरह और कब ये बाई डायरेक्शनल लिंक जो है वो यूनिडायरेक्शनल लिंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो इट कैन आल्सो लीड टू टीसीपी इन्वोकिंग द कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम एंड सेवरल रीट्रांसमिशन। अगर इसमें से कहीं पे भी एसिमेट्रिक प्रॉब्लम है, लिंक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो इट विल लीड टू कंजेशन, और कंजेशन होगी तो पैकेट लॉस होगा, पैकेट लॉस होंगे तो सेवरल रीट्रांसमिशन जो है वो होगी। सो जब भी आप सोल्यूशन प्रपोज करेंगे यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो लिंक्स का बिहेवियर है दैट इज़ एसिमेट्रिक। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इशू दैट वी नीड टू एड्रेस इज़ अ मल्टी पाथ रूटिंग। मल्टी पाथ रूटिंग, there exists a set of quality of service routing and best effort routing protocol. कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मल्टी पाथ्स को फॉलो करते हैं, मल्टी हॉप जिसे हम कहते हैं बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड बेस्ट एफर्ट। क्वालिटी ऑफ सर्विस इज़ बेसिकली द डिस्क्रिप्शन और द मेजरमेंट ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्विस। कोई टेलीफोन का नेटवर्क है या कोई कंप्यूटर नेटवर्क है, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग की कोई सर्विस है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है दे आर एक्चुअली सीन बाय द यूज़र। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस को नॉर्मली हम मेजर करते हैं कि आपके पैकेट कितने लॉस हो रहे हैं, बिट रेट क्या है, थ्रूपुट क्या है, डिले क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, वगैरह वगैरह। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हमारे पास पैकेट स्विच नेटवर्क्स हैं वहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस एक्चुअली रिफर्स टू द ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन। So it is actually, in the context of computer network, it is actually the ability to provide different priorities to different applications, different users, different flows, and so on. Quality of service को हम टेलीकम्युनिकेशन में एक कॉन्टेक्स्ट से यूज़ करते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्वालिटी ऑफ सर्विस मीन कि आप डिफरेंट प्रायोरिटीज़ डिफरेंट एप्लीकेशंस को दे रहे हैं।
या डिफरेंट यूज़र्स को दे रहे हैं, या डिफरेंट मैसेजेस को दे रहे हैं, डिफरेंट फ्लोस को दे रहे हैं, एंड सो ऑन। ओके, फॉर एग्जांपल रियल टाइम कम्युनिकेशन है, उसको आप हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। या क्वालिटी ऑफ सर्विस की एक सिंपल एग्जांपल अगर करंट पेंडेमिक सिचुएशन में हम देख लें, फॉर एग्जांपल आजकल अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है चेकअप के लिए, सो पहला काम क्या है कि उसको स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, टेम्परेचर उसका चेक होगा, सिम्टम्स देके जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चन उससे किए जाएंगे कि कहीं वो सस्पेक्टेड कोविड-19 या कोरोना का पेशेंट तो नहीं है। उसके बाद उसको अलाउ किया जाएगा कि ओके नाउ यू कैन सी द डॉक्टर। लेकिन अगर कोई एमरजेंसी का पेशेंट है एंड ही इज़ लाइक फाइटिंग विद द डेथ, और उसको अर्जेंटली लेट्स सपोज वेंटिलेटर चाहिए, तो क्या आप उसको स्क्रीनिंग से पास करेंगे? और स्क्रीनिंग पे भी यू हैव टू वेट, आपको लाइन में रहना होगा और आपको वेट करना होगा फॉर योर टर्न। तो आप क्या करते हैं, उस इमरजेंसी सिचुएशन में आप उस पेशेंट को स्क्रीनिंग से पास नहीं करते, आप डायरेक्टली उसको इमरजेंसी लेके जाते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ लाइक द क्वालिटी ऑफ सर्विस, और यू कैन से डिफरेंट प्रायोरिटीज़ टू डिफरेंट पर्सनस। सो इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को, डिफरेंट डेटा को, डिफरेंट नोड्स को डिफरेंट प्रायोरिटीज़ दे सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल क्वालिटी ऑफ सर्विस। ऑन द अदर हैंड, जो बेस्ट एफर्ट डिलीवरी है ऑफ अ नेटवर्क, इट इज़ एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक सर्विस है जिसमें आपको कोई गारंटी नहीं दी जाती। द नेटवर्क विल नॉट प्रोवाइड एनी गारंटी कि जो आपका डेटा है वो डिलीवर होगा, और जो डिलीवरी है उसको क्वालिटी ऑफ सर्विस की सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी। नेटवर्क इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। ऑल द यूज़र ऑब्टेन बेस्ट एफर्ट सर्विसेज मीन कि वो नेटवर्क कोशिश करेगा, बट स्टिल चांसेस हैं कि पैकेट लॉस हो, चांसेस हैं कि डिले हो, चांसेस हैं कि कंजेशन अकर हो, चांसेस हैं कि एरर अकर हो, एंड सो ऑन। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी की एक सिंपल एग्जांपल पोस्टल सर्विसेज हैं। द डिलीवरी जहाँ पे किसी सर्टन लेटर की देयर इज़ नॉट स्केड्यूल इन एडवांस, नो रिसोर्सेज प्री एलोकेटेड, वहाँ पे किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती। लेकिन जो सर्विस है, इट विल मेक इट बेस्ट एफर्ट टू डिलीवर योर मैसेजेस। लेकिन कुछ सिनारियोज़ में आपकी डिलीवरी डिले हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिसमस के दिन हैं और लोग जो हैं वो एक दूसरे को कार्ड सेंड कर रहे हैं, ठीक है, या ईद के ओकेजन, ईद पे तो आजकल लोग कार्ड सेंड नहीं करते, मैसेजेस सेंड करते। लेट्स सपोज कि हम कार्ड सेंड कर रहे हैं ऑन द फेस्टिवल, तो उन दिनों में पोस्ट ऑफिस पे कंजेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो आपके मैसेजेस डिले हो सकते हैं वाइल रीचिंग टू द डेस्टिनेशन, इवन लॉस भी हो सकते हैं। सो द इन दैट सिनारियो, बेस्ट एफर्ट सिनारियो कोई गारंटीड नहीं है। दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू डिलीवर योर मैसेजेस टू डू देयर टास्क, बट देयर इज़ नो गारंटीड। ओके, so this is the difference between the quality of service and best effort routing protocol. so दोनों केसेस में जो है मल्टीपल पाथ्स को हम फॉलो करते हैं बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो जिस तरह हमने बात की कि इस मल्टी हॉप रूटिंग के अपने एडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ दीज एडवांटेजेस आर रिडक्शन इन द रूट कंप्यूटेशन टाइम, हाई रेजिलेंस टू पाथ ब्रेक्स, हाई कॉल एक्सेप्टेंस रेशियो, बेटर सिक्योरिटी एक्सेप्टेंस एक्सेट्रा, उसकी चीज़ में हम नहीं जा रहे हैं। ओके, लेकिन टीसीपी के केस में ये जो एडवांटेजेस हैं, इट आल्सो लीड टू डिग्रेडेशन इन थ्रूपुट एज वेल। इट विल लीड टू सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आ सकती हैं, एडिशनल पावर कंजम्पशन इफ़ इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, इस कंजेशन की वजह से वो भी पॉसिबल है। सो जब आप मल्टी पाथ रूटिंग को यूज़ करते हैं, सो यू हैव टू कीप इन माइंड क्वालिटी ऑफ सर्विस इश्यूज, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, एंड आल्सो के जो सच सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इट हैज़ अ कॉस्ट, एंड द कॉस्ट हैज़ के इसका जो इफ़ेक्ट है वो थ्रूपुट डिग्रेडेशन होगा, थ्रूपुट पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर सच इश्यूज एज वेल। ओके,
नेक्स्ट थिंग इज़ नेटवर्क पार्टीशनिंग एंड रीमर्जिंग। जिस तरह अभी ऊपर हमने बात की कि नेटवर्क पार्टीशन इज़ अ प्रॉब्लम जिसमें टाइम लग सकता है, फिर रीमर्जिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, लिंक्स आपके जो हैं वो ब्रेक हो सकते हैं और इसको इस्टेब्लिश करने में दोबारा आपका टाइम लग सकता है। तो हमें पता है कि मोबाइल एडहॉक नेटवर्क में जो नोड्स हैं दे एक्चुअली मूव रैंडमली। अब इस मोबिलिटी के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी पे इफ़ेक्ट है। एक इफ़ेक्ट इसका है कि इट लीड्स टू नेटवर्क पार्टीशंस। ठीक है, आपका नेटवर्क है वो डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड हो जाता है। अब पार्टीशन के केस में आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो सेंडर है और रिसीवर हैं और जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं या जो उनके दरमियान जो पाथ्स हैं वो सेम पार्टीशन में हैं, तो इस केस में पार्टीशन का इफ़ेक्ट ऑन गोइंग कनेक्शन पे, सेशन पे, ट्रांसमिशन पे नहीं होगा। द टीसीपी कनेक्शन विल रिमेन इंटैक्ट। कब? जब आपका सेंडर, रिसीवर और उनके दरमियान जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं इन द पाथ, इफ़ दे लाई इन द सेम नेटवर्क पार्टीशन, सो दैट इज़ ओके। प्रॉब्लम कब होगा? द प्रॉब्लम अकर्स जब आपका सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द करंट टीसीपी सेशंस अगर वो डिफरेंट पार्टीशंस में हैं। ठीक है, and in certain cases only the intermediate nodes are affected by the network partition, but in some cases अगर intermediate इफेक्ट हो रहे हैं, सोर्स इफेक्ट हो रहा है या रिसीवर डेस्टिनेशन इफेक्ट हो रहा है, एंड इफेक्ट आपकी ट्रांसमिशन पे पड़ेगा, नेटवर्क के थ्रूपुट पे पड़ेगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क पार्टीशनिंग एंड रिमर्जिंग विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। यहाँ पे आप ABC 3 फिगर्स देख रहे हैं। फिगर नंबर A, नेटवर्क टोपोलॉजी एट टाइम T1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव वन नेटवर्क एंड टू ऑन गोइंग TCP सेशंस। एक सेशन जो है वो उसको हम कहते हैं सेशन A एंड द सेकंड सेशन इज कॉल्ड सेशन B। सेशन A इज बिटवीन दीज टू नोड्स, and session B is between these two nodes. Okay, the show click button is not working, but you can see that from the arrows कि किन दो nodes के दरमियान sessions हैं। Let us come to B। B में आप देख सकते हैं कि now we have another network topology, or the topology is time 2 after some time, T2 is after some time after T1। Now you see the network has been divided into two different segments, यानी यहाँ पे partitions हो गई। और ये partition आप देख सकते हैं कि अगर आप B को देखें, इस केस में दोनों नोड्स सेम पार्टीशन में हैं, सो जिस तरह मैंने बताया नो इफ़ेक्ट। लेकिन अगर आप A को देखें, एक नोड एक पोर्शन ऑफ द नेटवर्क में है, एक स्लाइस ऑफ द नेटवर्क में है, जबकि दूसरा जो है वो दूसरे स्लाइस ऑफ द नेटवर्क में है। सो इस पार्टीशन की वजह से ऑन गोइंग ट्रांसमिशन इफेक्ट हो सकती है, फिर रीट्रांसमिशन में टाइम ले सकता है आपका नेटवर्क, और इसका एंड इफेक्ट जो है वो आपके थ्रूपुट पे पड़ सकता है। सो आफ्टर द रीमर्जिंग दैट इज़ शोन इज C इन C नेटवर्क टोपोलॉजी एट टाइम T3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेटवर्क हमारे पास आफ्टर मोबिलिटी दोबारा रीमर्ज हो चुका है। So this is an example of network partitioning and remerging. Last issue is something which is related with the wireless channel और wireless communication की जो characteristics उससे related है। Signal attenuation, आपको पता होगा attenuation किसे कहते हैं। नॉर्मली फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा attenuation के बारे में कि जो सिग्नल पावर है इट एक्चुअली डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। इसके अलावा ऑब्स्टिकल्स एंड प्लेंटी ऑफ अदर फैक्टर्स जो कि अभी हम स्टडी करेंगे। सो सिग्नल एटेन्युएशन इज एक्चुअली द रिडक्शन ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ट्रांसमिशन while you transmit it from source toward destination। कि जो आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ है उसमें रिडक्शन आ रही है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बिफोर इट रीच टू द फाइनल डेस्टिनेशन। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो एटेन्युएशन का जो इफ़ेक्ट है वो वेव्स पे भी होता है, सिग्नल्स पे भी होता है। सो दिस इज़ ड्यू टू द
decrease in the intensity of the electromagnetic energy at that is more formal definition कि लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं तो उसकी जो सिग्नल की इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो कम होगी बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सो दिस विल इफेक्ट इन द एटेनुएशन. सो वेल बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच लीड टू एटेनुएशन, नॉट ओनली द डिस्टेंस, ऑब्स्टिकल जिस तरह मैंने बताया. इवन अगर सेंडर और रिसीवर के दरमियान ह्यूमन बॉडी आ जाए स्टिल स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, एटेनुएशन. कोई विंडोज़ हैं, कोई ब्रेक्स हैं, कोई दीवार हैं, इसके अलावा कोई दरवाज़ा है, खिड़कियां हैं, ग्लास हैं, कोई मेटल है, जो भी है, ऑफिस फर्नीचर हैं, कोई प्लास्टिक बोर्ड है, कोई प्लास्टर बोर्ड है, मार्बल्स हैं, वॉट एवर द मटीरियल इज़, इट विल लीड टू डिक्रीज इन द सिग्नल स्ट्रेंथ. तो जब आप सोल्यूशंस प्रपोज करते हैं यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप वायरलेस नेटवर्क्स के लिए सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आपके सिग्नल्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एड्रेसिंग सच चैलेंजेस. एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मेरे जहन में आ रही है एंड दैट इज़ कि जब हम वायरलेस नेटवर्क को डिप्लॉय करते हैं इनसाइड बिल्डिंग्स तो हम एक सर्वे करते हैं, साइट सर्वे, RF साइट सर्वे जिसे हम कहते हैं. और उस सर्वे का पर्पस ये होता है कि हम फुली अंडरस्टैंड कर सके रेडियो वेव्स के बिहेवियर को विद इन अ बिल्डिंग बिफोर प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ द नेटवर्क, एक्सेस पॉइंट ऑफ द गेटवेज. कहाँ पे एक्सेस, नॉर्मली तो हम एक्सेस पॉइंट बस लगा लेते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि सिग्नल्स कहाँ पे आ रहे हैं और कहाँ पे नहीं आ रहे. फॉरेन कंट्रीज़ में या जो सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंस्टॉलेशन से पहले वो साइट सर्वे करते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉपरली हम जो हैं वो एक्सेस पॉइंट्स या गेटवेज वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं. इसका जो अल्टीमेट गोल ऑफ सच सर्विस होता है दैट इज़ टू प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन टू determine the placement of the wireless network gateways and access point and other intermediate devices to provide adequate coverage throughout the building जहाँ पे आप installation करने जा रहे हैं. Okay, so I thought this is the last point, but we also have two other issues they need to be addressed and they are Doppler effect या Doppler shift भी आप इसको कह सकते हैं. ठीक है. सो डॉपलर शिफ्ट किसे कहते हैं, फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है आई थिंक. लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई एमरजेंसी व्हीकल है और उसका सायरन है तो वो इमरजेंसी व्हीकल इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड यू, द व्हीकल इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड यू एंड द सायरन इज़ ऑन. सो जब वो जैसे जैसे वो करीब आता है उसका जो साउंड का इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होता है. द टोन that is passes, the pitch वो इंक्रीज़ होता है विद द टाइम. उसको आप डॉपलर इफेक्ट इन सम एक्सटेंट आप उसको कह सकते हैं. या कोई हॉर्न बजाता है तो उसकी जो टोन है उसमें चेंज आ सकता है विद बेस्ड ऑन द डिस्टेंस या बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द हॉर्न. ठीक है. सो एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव इन रिलेशन टू एन ऑब्जर्वर. इस केस में आप ऑब्जर्वर हैं और जो व्हीकल है या जो हॉर्न देने वाली गाड़ी है, ठीक है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट. और उस जो हॉर्न है या जो सायरन है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी जो होगा, जो उसकी वेवलेंथ है उसमें जब चेंज आएगा दैट इज़ द डॉपलर इफेक्ट. सो डॉपलर इफेक्ट को भी आपने सामने रखना होगा क्योंकि इसका जो द शेफ्ट इस शेफ्ट का जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ ऑलवेज अनडिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस. उसका इफेक्ट फ्रीक्वेंसी पे पड़ेगा और उसका इफेक्ट जो इराइवल सिग्नल है उस पर पड़ेगा. सो समटाइम इट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. एंड लास्ट थिंग इज़ मल्टी पाथ फैडिंग. जिस तरह मैंने बताया ये जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज़ मोर स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द वायरलेस कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रांसमिशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है. अब ये जो मल्टी पाथ फैडिंग है जिन्होंने वायरलेस नेटवर्क्स का कोर्स पढ़ा है उसको ज़्यादा पता होगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है, ऑब्स्टिकल्स से जब ये टकराती हैं वो हैं वगैरह वगैरह. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं.
और इसका एंड इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो नॉर्मली जो है वो रिसीवर को मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द सेम मैसेज मिल जाती हैं। इसके अलावा उसके क्वालिटी पे फ़र्क पड़ सकता है, कॉजेज़ द सिग्नल टू ट्रैवल ओवर मल्टीपल पाथ्स, इस तरह मैंने बताया, फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। और ये जो मल्टीपाथ प्रोपेगेशन है, इट एक्चुअली रिजल्ट इन वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड फेज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिग्नल एट द रिसीवर साइड। अच्छा, अगर आपको याद हो रिफ्लेक्शन में, अगर आप लोगों ने वायरलेस नेटवर्क का कोर्स पढ़ा है, वायरलेस नेटवर्क का कोर्स नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। इट एक्चुअली occurs व्हेन अ वेव स्ट्राइक अपॉन अ स्मूथ सरफेस, हमवार सतह से जब वो आपकी वेव टकराती है, सो रिफ्लेक्शन विल अकर। नॉर्मली जो अर्थ सरफेस हैं या बिल्डिंग्स हैं या वॉल्स हैं, उनसे टकराने के बाद रिफ्लेक्शन जो है वो अकर होती है, डोर्स वगैरह हो गई। हाँ, इसी तरह रिफ्रैक्शन भी एक इफ़ेक्ट है विच एकर्स व्हेन द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक्चुअली इट बेंड्स। जिस तरह आप वाटर में, आपको फिजिक्स में याद होगा, वाटर्स में आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन का इफ़ेक्ट होता है। सो नॉर्मली वायरलेस कम्युनिकेशन में द रिफ्रैक्शन ऑफ द सिग्नल it happens when the signal passes through a medium and the medium has a different density, और उस डेंसिटी, डिफरेंट इन डेंसिटी की वजह से जो वेव की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और एक्चुअली इट हैपन्स व्हेन डीलिंग विद लॉन्गर डिस्टेंसेस, कोई आउटडोर कोई ब्रिज है या कोई वाटर वेपर है, एयर टेम्परेचर में चेंज आ जाए, एयर प्रेशर में चेंज आ जाए, या कोई ग्लास मटेरियल से आपका सिग्नल जो है वो स्ट्राइक कर जाए, या सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल्स भी रिफ्रैक्शन को लीड कर सकते हैं। सिमिलरली डिफ्रैक्शन इज़ अनदर इफ़ेक्ट जिसमें जो है आपका जो रेडियो सिग्नल है वो स्प्रेड आउट होता है या स्प्रेड होता है अराउंड एन ऑब्स्ट्रक्शन जिससे वो टकराता है, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स कितना वो स्प्रेड होगा, इट डिपेंड्स ऑन द साइज, शेप एंड द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो फेज एम्पलीट्यूड वगैरह पे पड़ सकता है। नॉर्मली ये जो डिफ्रैक्शन है इट हैपन्स जब आपका सिग्नल स्ट्राइक करता है, या इसको जब आपके सिग्नल को ब्लॉक किया जाता है बाय एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज़ ऑफ इर्रेगुलर शेप या शार्प शेप जिसे आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक और इफ़ेक्ट है जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग, और जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि स्कैटरिंग किसे कहते हैं, अनइवन सरफेस से अगर आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव टकराएगा, सो मल्टीपल डायरेक्शन में वो स्प्रेड होगा। जो आपका मेन सिग्नल है इज़ एक्चुअली स्प्रेड आउट इनटू मल्टीपल रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स। अब कौन सा वाला एक्चुअल है, कौन से वाली कॉपीज़ हैं, सो देयर इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो ऑल दीज आर फैक्टर्स, वायरलेस कम्युनिकेशंस आर द फैक्टर्स जिसको आपने जो है वो एड्रेस करना होगा while you are designing a solution for the transport layer of mobile ad hoc network. So यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अल्लाह।